कमरे के एक कोने में फर्श पर बिछे मोटे कालीन पर अंशिका बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों घुटनों को अपने सीने से पूरी मजबूती के साथ चिपका रखा था। उसके चेहरे पर इस वक्त मासूमियत और गहरे डर का ऐसा अनोखा नाटक सजा हुआ था, जिसे देखकर दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी धोखा खा जाए। उसके बिखरे हुए काले बाल उसके गालों और कंधों पर फैले हुए थे। 19 साल की अंशिका बेहद खूबसूरत थी। दूधिया रंगत, बड़ी-बड़ी कजरारी आँखें और गुलाब के पंखुड़ियों जैसे नाजुक होंठ। लेकिन इस वक्त वो दुनिया की नज़रों में एक 10 साल की डरी-सहमी बच्ची बनी हुई थी। तभी कमरे के भारी लकड़ी के दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमा और दरवाजा खुला। अंदर देवराज खुराना ने कदम रखा। 6 फीट लंबा चौड़ा सीना, गठे हुए मजबूत कंधे और चेहरे पर गजब की गंभीरता। उसने काले रंग की फॉर्मल शर्ट पहन रखी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे थे और आंखों में वही तेज भेदने वाली नजरें थी, जो किसी भी इंसान के चेहरे के पीछे सच को एक नज़र में पढ़ लेती थी। देवराज एक बेहद कामयाब न्यूरो सर्जन था और साथ ही अपने पिता के पुराने परिवार से जुड़े मामलों की गहराई से पड़ताल करने वाला एक बेहद चतुर इंसान भी था। जैसे ही देवराज ने कमरे में कदम रखा, बाहर एक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की उस कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ ही अंशिका ने एक बेहद डरी हुई बारीक चीख निकाली। आह नहीं! अगले ही पल अंशिका फर्श से उठी और बिजली की तेजी से दौड़कर सीधे देवराज के सीने से जाकर लिपट गई। उसकी ये हरकत इतनी अचानक थी कि देवराज भी एक पल के लिए अपनी जगह पर जड़ होकर रह गया। अंशिका ने अपनी दोनों नाजुक बाहें देवराज की चौड़ी गर्दन के चारों तरफ लपेट दी और अपनी उंगलियों से उसकी काली शर्ट के कपड़े को मुट्ठी में कसकर जकड़ लिया था। उसका पूरा नाजुक बदन देवराज के मजबूत फौलादी शरीर से चिपका हुआ था। अंशिका की तेज-तेज चलती गर्म सांसें सीधे देवराज के खुले गले और सीने की त्वचा से टकरा रही थी। देवराज की सांसों की गति एक पल के लिए पूरी तरह थम गई। उसके दिमाग की नसें तन गई और दिल की धड़कनें बेकाबू होकर तेज हो गई। कमरे में सिर्फ बाहर की बारिश और दोनों की सांसों की आवाज गूंज रही थी। देवराज, प्लीज मुझे बचाइए। मुझे इस अंधेरे से बहुत डर लगता है। बाहर राक्षस आ गया है। प्लीज मुझे कसकर पकड़िए ना। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। अंशिका ने बच्चों की तरह सुबकते हुए बड़ी ही मासूम और कांपती आवाज में कहा। उसने अपना सिर देवराज के सीने पर और जोर से दबा दिया। उसकी ये करीबी, उसकी खुशबू और उसके बदन की गर्माहट देवराज के पूरे सब्र की कड़ी परीक्षा ले रही थी। देवराज ने अपनी मुट्ठियां भींची। वो जानता था कि ये लड़की कोई साधारण पहेली नहीं है। वो जानता था कि इस 19 साल की खूबसूरत काया के अंदर एक ऐसा दिमाग चल रहा है जो सबको अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रहा है। देवराज ने अपने चेहरे पर एक सख्त भाव लाया। उसने अपने दोनों भारी हाथ अंशिका की पतली नाजुक कमर पर रखे, लेकिन उसे दूर करने के बजाय देवराज ने अपनी पकड़ को और भी सख्त कर लिया। उसने अंशिका को अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। दोनों के बीच हवा का भी फासला नहीं बचा था। अंशिका की आंखों में एक पल के लिए असली घबराहट तैर गई। देवराज की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे अपनी पसलियों पर दबाव महसूस होने लगा। देवराज थोड़ा नीचे झुका। उसका चेहरा अंशिका के चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर था। उसकी तीखी नजरें सीधे अंशिका के बड़ी-बड़ी आंखों में गड़ गईं। अंशिका, देवराज की आवाज बेहद भारी और शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा खिंचाव था। तुम्हें सच में अंधेरे और बाहर की बारिश से डर लग रहा है, या फिर तुम्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर मैं तुम्हारे इस कदर करीब आ गया, तो तुम्हारी ये मासूमियत और पागलपन की झूठी एक्टिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अंशिका के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा देवराज उसके सीने की धड़कनें साफ सुन रहा होगा। लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को तुरंत संभाला। उसने अपनी पलकें झपकाई और होठों को मासूमियत से बाहर निकालते हुए बोली, आप आप हमेशा मुझे ऐसे घूरते क्यों हैं? मुझे आपकी बात समझ नहीं आती। आप बहुत गंदे हैं। अच्छा, समझ नहीं आती? देवराज के होठों पर एक बहुत ही हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। उसने अपने दाहिने हाथ को अंशिका की कमर से हटाया और अपनी उंगलियों से अंशिका की नाजुक ठोड़ी को पकड़ लिया।
उसने उसकी ठोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया। देवराज का अंगूठा धीरे से अंशिका के निचले कांपते हुए गुलाबी होंठ को सहलाने लगा। देवराज का स्पर्श इतना गहरा और अधिकार से भरा था कि अंशिका के मुंह से एक दबी हुई सांस निकल गई। उसकी आंखों में एक बेचैनी सी भर गई। एक बात अपने इस दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो अंशिका। देवराज ने उसके कान के बिल्कुल करीब झुककर लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें अंशिका के कान की लौ को छू रही थी। मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ जिसे तुम अपने इस भोलेपन के जाल में फंसा लो। मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। दिमाग की कौन सी नस कब और कैसे काम करती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जिस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम मेरे साथ ये खेल खेल रही हो, उस दिन मैं तुम्हारा ये नकाब अपने हाथों से नोच फेंकूंगा। और याद रखना, उस दिन तुम्हारी किसी भी झूठी चीख या आंसू पर मुझे जरा भी दया नहीं आएगी। यह कहकर देवराज ने एक झटके से अपनी पकड़ ढीली की और अंशिका को खुद से अलग करके सीधे बिस्तर की तरफ धकेल दिया। अंशिका का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे गद्दे पर जाकर गिरी। उसके बाल उसके चेहरे पर आ गिरे। उफ! आप बहुत बेरहम हैं। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? अंशिका ने तुरंत अपना वही बच्चों वाला रूप वापस ओढ़ लिया और बिस्तर पर बैठकर तकिए को अपनी गोद में रखकर जोर-जोर से रोने का नाटक करने लगी। मैं चाचा जी से कहूँगी कि आप मुझे मारते हैं, आप बहुत बुरे हैं। देवराज ने उसकी इस नौटंकी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनों को थोड़ा ऊपर मोड़ा और ठंडे लहजे में बोला, जाकर उस कोने वाले सोफे पर सो जाओ। ये बिस्तर मेरा है और अगर तुमने रात में उठकर दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें इसी वक्त इस फार्म हाउस के बेसमेंट में बंद कर दूंगा, जहाँ सच में बहुत घना अंधेरा होता है। बेसमेंट का नाम सुनते ही अंशिका की आंखें सचमुच थोड़ी बड़ी हो गई। उसे अंधेरे कमरे में अकेले बंद होने से वाकई नफरत थी। उसने गुस्से से अपने होंठ भींचे लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप बिस्तर से उठी, अपना तकिया उठाया और कमरे के दूसरे कोने में रखे उस सख्त चमड़े के सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने कंबल को अपने सिर तक खींच लिया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। देवराज कुछ पलों तक उसे वहीं खड़े होकर देखता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली, कमरे की बड़ी लाइट बंद की और सिर्फ एक हल्की टेबल लैंप जलाकर खुद बिस्तर पर लेट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश की आवाज अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन अंदर का तनाव अभी भी हवा में तैर रहा था। कंबल के अंदर अंशिका की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। उसके चेहरे से वो सारा भोलापन, वो सारा बचपना एक झटके में गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब एक ठंडी, तीखी और समझदार चमक थी। उसकी मुट्ठियां कंबल के नीचे कस गई थी। देवराज खुराना, अंशिका ने मन ही मन अपने दांत पीसे। तुम खुद को बहुत बड़ा होशियार समझते हो ना? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डराकर मुझसे मेरा सच उगलवा लोगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं किस आग से गुजरकर यहाँ तक पहुंची हूँ। जब तक मैं अपने माता पिता के कातिलों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक मैं इस दुनिया के सामने वही पागल अंशिका बनी रहूंगी जिसे कोई खतरा नहीं समझता। और तुम चाहे जितना जोर लगा लो, मेरा सच कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अंशिका ने तकिए को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग अब तेजी से अपनी अगली चाल सोचने लगा था। कल सुबह शहर में उसे अपने पिता के पुराने वफादार वकील से किसी भी तरह संपर्क करना था। दूसरी तरफ बिस्तर पर लेटे देवराज की आंखें भी छत पर टिकी हुई थी। उसने अपना एक हाथ अपने सिर के पीछे रखा हुआ था। अंशिका के शरीर की खुशबू अभी भी इसके शर्ट से आ रही थी, जो उसके दिमाग को शांत नहीं होने दे रही थी। देवराज ने मन ही मन सोचा, अंशिका, तुम्हारी आंखों का ये गुस्सा और ये आग, ये किसी 10 साल की बच्ची की नहीं हो सकती। तुम चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी इस पहेली को सुलझा कर रहूंगा। फार्म हाउस की उस अंधेरी रात में दो तेज दिमाग एक ही छत के नीचे एक दूसरे से अनजान होकर अपनी अपनी जंग की तैयारी कर रहे थे। रात के सन्नाटे में फार्म हाउस की घड़ी ने 3 बजाए। बाहर बारिश पूरी तरह थम चुकी थी, लेकिन पेड़ों के पत्तों से टपकती पानी की बूंदों की आवाज खिड़की पर लगातार आ रही थी। सोफे पर पड़ी अंशिका ने बड़ी सावधानी से कंबल को अपने चेहरे से हटाया। उसकी आंखें एकदम शांत और सजग थी, जिनमें नींद का नामो निशान नहीं था। उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर बिस्तर की तरफ देखा।
देवराज एक हाथ अपने माथे पर रखे गहरी सांसें ले रहा था। उसका शांत चेहरा अब भी उतना ही सख्त और गंभीर दिखाई दे रहा था। अंशिका दबे पांव सोफे से उठी, उसने अपने पैरों की आहट तक नहीं होने दी। वो दबे कदमों से चलकर कमरे से लगे बालकनी के रास्ते पर आई और ठंडी हवा में अपनी सांसें खींचते हुए अपने अतीत की उन खौफनाक यादों में खो गई जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। अंशिका कोई साधारण लाचार या कमजोर लड़की नहीं थी। वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन स्वर्गीय शशिकांत वर्मा की इकलौती बेटी और उनकी पूरी संपत्ति की अकेली वारिस थी। उसका जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन ठीक 2 साल पहले एक भयानक षड्यंत्र ने सब कुछ खत्म कर दिया। शशिकांत वर्मा ने अपने दूर के रिश्तेदार और व्यापारिक साझेदार बलराज को अपनी कंपनी में बड़ा पद दिया था। बलराज स्वभाव से लालची, धूर्त और कपटी इंसान था। जब शशिकांत जी को बलराज के गैर कानूनी धंधों और कंपनी के पैसों के गबन का पता चला, तो उन्होंने उसे तुरंत बाहर निकालने और पुलिस को सौंपने का फैसला लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक रात जब वे अंशिका और उसकी माँ के साथ कार से लौट रहे थे, बलराज ने अपने भाड़े के गुंडों से उनकी गाड़ी को पहाड़ी रास्ते पर जोरदार टक्कर मरवाकर गहरी खाई में फिकवा दिया। उस भयानक दुर्घटना में अंशिका की माँ और पिता की मौके पर ही जान चली गई थी। अंशिका किसी तरह पिछली सीट से छिटकर गाड़ियों में जा गिरी थी। जब उसे होश आया तो उसने अपने माता पिता के बेजान शरीरों को देखा था। उसी समय वहां बलराज अपने गुंडों के साथ खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। अंशिका ने अपने कानों से बलराज को ये कहते सुना था, शशिकांत का खेल तो खत्म हुआ, अब अगर ये लड़की बच भी गई होगी तो इसे भी हमेशा के लिए रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी पूरी दौलत मेरे हाथ लगेगी। झाड़ियों में छिपी 19 साल की अंशिका उस रात समझ गई थी कि अगर वो होश में रही या उसने अपने आंसू दिखाए तो बलराज उसे एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जब पुलिस और राहत दल वहां पहुंचा तो अंशिका ने अपनी याददाश्त खोने और एक 10 साल की डरी सहमी बच्ची बन जाने का ऐसा नाटक शुरू किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने डॉक्टरों के सामने पागलों जैसी हरकतें की, अपने ही बाल खींचे और बच्चों की तरह खिलौने मांगने लगी। डॉक्टरों ने इस दुर्घटना का गहरा सदमा मान लिया। बलराज ने संपत्ति हड़पने के लिए अंशिका को अपने घर में रखा और उस पर जमकर अत्याचार किए। उसे बासी खाना दिया जाता, अंधेरे कमरों में बंद किया जाता, लेकिन अंशिका हर दर्द चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसके पिता के एक पुराने और सच्चे पारिवारिक वकील दीनानाथ जी ने छिपकर उसे बता दिया था कि उसके पापा एक गुप्त वसीयत छोड़कर गए हैं। उस वसीयत की शर्त ये थी कि जब अंशिका 21 साल की हो जाएगी तभी वो दौलत उसके नाम होगी। यदि 21 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरी दौलत ट्रस्ट में चली जाती। यही कारण था कि बलराज उसे मार नहीं पा रहा था। परंतु जैसे जैसे अंशिका की उम्र बढ़ रही थी, बलराज की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने अंशिका से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे समाज की नज़रों से दूर करने की एक नई चाल चली। उसने अपनी कंपनी में काम कर रहे एक बेहद स्वाभिमानी डॉक्टर और सुरक्षा विशेषज्ञ देवराज खुराना को फंसाने की साजिश रची। देवराज खुराना शहर का सबसे कुशल न्यूरो सर्जन था। उसके पिता कभी शशिकांत जी के पुराने दोस्त हुआ करते थे, जिनकी मौत के बाद देवराज ने अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। देवराज स्वभाव से जितना शांत और गंभीर था, अंदर से उतना ही तेज दिमाग और निडर था। वो काफी समय से शशिकांत जी की रहस्यमयी मौत की गुप्त रूप से जांच कर रहा था, क्योंकि उसे बलराज पर पूरा शक था। बलराज ने देवराज पर कंपनी का गोपनीय डेटा चुराने का झूठा आरोप लगाया और उस पर दबाव बनाया। बलराज ने शर्त रखी कि यदि वो अंशिका से शादी करके उसे हमेशा के लिए शहर से दूर अपने पुराने फार्म हाउस ले जाए तो वो उस पर से सारे कानूनी आरोप हटा लेगा। बलराज का सोचना था कि देवराज इस पागल लड़की को संभालते संभालते खुद परेशान हो जाएगा और अंशिका शहर की कानूनी नज़रों से हमेशा के लिए दूर रहेगी। लेकिन बलराज ये नहीं जानता था कि देवराज ने शादी किसी दबाव में नहीं, बल्कि शशिकांत जी के परिवार को न्याय दिलाने और उस हवेली के पीछे के काले सच को सामने लाने के लिए स्वीकार किया था। वो शादी के पहले ही दिन जब अंशिका ने फार्म हाउस में बच्चों जैसी जिद की थी, तभी देवराज की तेज आंखों ने भांप लिया था
कि इस लड़की के चेहरे का डर झूठा है और उसकी आंखों में बदले की भयानक आग जल रही है। बालकनी में खड़ी अंशिका ने ठंडी हवा के झोंकों के बीच अपने दोनों हाथ अपनी बाहों पर लपेट लिए। बस कुछ ही दिनों की बात है बलराज, अंशिका ने मन ही मन फुसफुसाते हुए अपने दांत भींचे। मेरे 21 साल पूरे होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। वकील अंकल दीनानाथ जी के पास सारे कागजात तैयार हैं। जिस दिन वो वसीयत खुलेगी मैं तुम्हारे सारे काले कारनामों को जनता के सामने लाऊंगी और तुम्हें उसी जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी जहां तुम सड़ सड़ कर मरोगे। तभी पीछे से फर्श पर किसी के चलने की आहट हुई। अंशिका का शरीर तुरंत सतर्क हो गया। उसने पलक झपकते ही अपने चेहरे के सारे भाव बदल लिए। उसकी आंखों की वो तेज चमक गायब हो गई और उसने तुरंत अपने होंठ सिकोड़ कर रोनी सी सूरत बना ली। रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो तुम? पीछे से देवराज की ओर भारी शांत आवाज आई। वो बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी बाहें अपने सीने पर बांध रखी थी और उसकी नजरें अंशिका के हर एक हाव भाव को बहुत ध्यान से देख रही थी। अंशिका ने तुरंत अपनी उंगलियों से अपनी आंखें मली और बच्चों की तरह हिचकी लेते हुए बोली, मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। चूहे मेरे पेट में कूद रहे हैं और कमरे में बहुत बड़ा कीड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। देवराज धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। फार्म हाउस की बालकनी पर हल्की चांदनी पड़ रही थी। देवराज ने अपनी तीखी आंखों से अंशिका के चेहरे को देखा। कीड़ा था या फिर अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। देवराज ने व्यंग से पूछा, आप हमेशा उल्टी बातें क्यों करते हैं? मुझे खाना चाहिए, अंशिका ने पैर पटकते हुए कहा और बालकनी से निकलकर नीचे रसोई की तरफ भागने लगी। देवराज उसके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरा। रसोई में हल्की पीली बत्ती जल रही थी। अंशिका जानबूझकर फ्रिज के बर्तनों को जोर जोर से खटखटाने लगी। उसने दूध का एक बर्तन निकाला और उसे स्लैब पर रखकर मासूमियत से देवराज की तरफ देखने लगी। मुझे ये गर्म करके दीजिए, मुझे गर्म दूध पीना है, अंशिका ने अधिकार जताते हुए कहा। देवराज आगे बढ़ा। उसने गैस जलाई और दूध का बर्तन उस पर रख दिया। वो अंशिका के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बमुश्किल 1 फीट की दूरी थी। देवराज ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अंशिका की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, अंशिका, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये खेल बहुत लंबे समय तक खेल पाओगी? अंशिका ने अपनी पलकें झपकाई। कौन सा खेल? मुझे दूध पीना है, मुझे कोई खेल नहीं खेलना। झूठ बोलना बंद करो। देवराज ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंशिका की कलाई को अपनी उंगलियों के घेरे में ले लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था। उसने अंशिका को अपनी तरफ खींचा। अंशिका सीधे देवराज के सीने से आकर टकराई। उसके दोनों हाथ देवराज के कंधों पर टिक गए। देवराज की नजरें अंशिका के चेहरे पर ठहर गईं। अंशिका के खुले बाल देवराज की बाहों को छू रहे थे। तुम्हारा ये अभिनय बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी आंखों से कुछ नहीं छिपता, देवराज ने बहुत धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मैंने तुम्हारी हॉस्पिटल की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट देखी है। तुम्हारे दिमाग में चोट का कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह चली जाए। तुम बस समय काट रही हो। सच बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? अंशिका का दिल जोर से धड़का। उसे समझ आ गया कि देवराज बहुत गहरा खिलाड़ी है। वो कोई साधारण इंसान नहीं था जिसे आसानी से बहकाया जा सके। लेकिन अंशिका ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों में नकली आंसू भरे और अपने निचले होंठ को काटते हुए देवराज के सीने पर हल्का सा सिर पटक दिया। आप बहुत गंदे हैं। मेरी कलाई छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। अंशिका ने बनावटी दर्द से सुबकना शुरू किया। मैं अभी पुलिस को फोन करूंगी और बोलूंगी कि ये डॉक्टर मुझे परेशान करता है। देवराज ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने अंशिका की कलाई छोड़ दी। वो जानता था कि ये लड़की इतनी आसानी से अपना सच नहीं उगलेगी, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो अंशिका को सुरक्षित रखते हुए उसके झूठ को उसी के मुंह से स्वीकार करवाएगा। दूध पियो और जाकर सो जाओ, देवराज ने शांत भाव से कहा। कल सुबह मुझे शहर के अस्पताल में एक बड़ी सर्जरी के लिए जाना है। तुम फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं चौकीदार को सख्त पहरा लगाने का आदेश देकर जाऊंगा। अंशिका ने दूध का गिलास पकड़ा और मन ही मन मुस्कुराई। कल ही तो मुझे शहर जाना है, देवराज खुराना। अंशिका ने दूध पीते हुए सोचा।
कल दोपहर मुझे वकील दीनानाथ जी से मिलना है और बलराज के खिलाफ बचे हुए पक्के सबूत अपने हाथ में लेने हैं। तुम चाहे जितना पहरा लगा लो, अंशिका को रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं। दोनों खामोशी से वापस कमरे में आ गए। अंशिका सोफे पर लेट गई और देवराज बिस्तर पर। लेकिन इस बार दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों एक दूसरे की चालों को समझने और अपनी अपनी लड़ाई जीतने के प्लान बना रहे थे। सुबह जब अंशिका की आंख खुली तो उसने देखा कि बिस्तर पूरी तरह खाली था। देवराज कमरे में नहीं था। वो सोफे से उठी और उसने अंगड़ाई ली। रात भर सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर में हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा था। उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई। उसके अपने सारे कपड़े अभी भी अलमारी में ठीक से नहीं रखे गए थे। तभी उसकी नजर कुर्सी पर टंगी देवराज की एक बड़ी सफेद रंग की कॉटन शर्ट पर पड़ी। अंशिका के होठों पर एक नटखट सी मुस्कान तैर गई। उसने बिना ज्यादा सोचे वो बड़ी शर्ट उठा ली और पहन ली। वो शर्ट देवराज की नाप की थी, इसीलिए अंशिका के छोटे और नाजुक शरीर पर वो बहुत ढीली आ रही थी। शर्ट की लंबाई अंशिका की जांघों तक पहुंच रही थी, जिससे उसकी लंबी गोरी टांगें पूरी तरह खुली हुई थी। ऊपर के दो बटन खुले हुए थे, जिसके कारण उसकी सुराहीदार गर्दन और कंधे का एक हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके लंबे घने काले बाल उसकी पीठ और सीने पर बिखरे हुए थे। अंशिका बड़े से ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में अपने रूप को देखा। वो वाकई बेहद सुंदर लग रही थी और अपने बालों को समेटने ही वाली थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और देवराज बाहर निकला। देवराज केवल स्लेटी रंग का ट्राउजर पहने हुए था। उसके बदन पर कोई शर्ट नहीं थी। उसके चौड़े सीने और गठे हुए कंधों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। वो अपने बालों को एक छोटे तौलिए से पोंछ रहा था। जैसे ही देवराज की नजर आईने के सामने खड़ी अंशिका पर पड़ी, उसके कदम वहीं के वहीं जम गए। देवराज की आंखें अंशिका के खुले कंधों, उसकी सुडौल टांगों और उस बड़ी सफेद शर्ट पर टिक गई। देवराज के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी किसी लड़की को इस तरह अपने इतने करीब और अपने ही कपड़ों में नहीं देखा था। देवराज का संयम डगमगाने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे को सख्त और गंभीर बना लिया। उसने तौलिया को एक तरफ फेंका और धीमी नपे तुले कदमों से अंशिका की तरफ बढ़ना शुरू किया। आईने में अंशिका ने देवराज को अपने पीछे आते देखा। देवराज के बिना शर्ट वाले चौड़े सीने, उसकी मजबूत मांसपेशियों और उसकी तीखी आंखों को देखकर अंशिका की सांसें गले में ही अटक गईं। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अभी बाहर आ जाएगा। उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे पर वही भोलापन लाने की कोशिश की। देवराज आकर बिल्कुल अंशिका के पीछे खड़ा हो गया। दोनों के बीच जरा सा भी दूरी नहीं बची थी। अंशिका को अपनी पीठ पर देवराज के गर्म बदन की तपिश साफ महसूस हो रही थी। देवराज ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और आईने के सामने ही अंशिका की शर्ट के खुले कॉलर को पकड़ लिया। अंशिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने आईने में सीधे देवराज की आंखों में देखा। ये तुमने क्या पहन रखा है? देवराज की आवाज बहुत भारी और गहरी थी। उसकी उंगलियां बहुत धीरे धीरे अंशिका की गर्दन के पास शर्ट का पहला बटन बंद करने लगी। देवराज की उंगलियों का स्पर्श अंशिका की नाजुक त्वचा से हुआ। उस एक स्पर्श से अंशिका के पूरे बदन में करंट दौड़ गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे। अंशिका ने अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए कहा, तो मैंने ये पहन ली। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? उसने बच्चों की तरह पलकें झपकाई। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुम कैसी लग रही हो। देवराज ने दूसरा बटन भी बंद कर दिया। उसकी उंगलियां अंशिका के सीने के बिल्कुल पास थी। देवराज ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपना मुंह अंशिका के कान के पास ले गया। उसकी गर्म सांसें अंशिका के गालों और गर्दन को छू रही थी। और तुम ये भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि इस तरह के कपड़े पहनकर तुम किसके सब्र का इम्तिहान ले रही हो। देवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। अंशिका के मुंह से एक धीमी सी आह निकल गई। देवराज की इतनी नजदीकी उसके दिमाग को सन्न कर रही थी। वो भूलने लगी थी कि ये वहां नाटक कर रही है। उसका मन कर रहा था कि वो पीछे मुड़े और देवराज के चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा ले। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे आज शहर जाना है। उसे अपने माता पिता के हत्यारे बलराज को सजा दिलवानी है। वो किसी भी भावना में बहकर अपना खेल खराब नहीं कर सकती थी।
अंशिका ने तुरंत अपने दोनों हाथ पीछे किए और देवराज के सीने पर रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। हटिए ना, आप बहुत मुझे परेशान करते हैं। मुझे आपकी ये बड़ी शर्ट बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंशिका ने बनावटी चिढ़ दिखाते हुए कहा और तेजी से मुड़कर उससे दूर हट गई। देवराज के होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। उसने अंशिका को सिर से पैर तक देखा। जाकर अपने सही कपड़े पहनो, देवराज ने आदेश देने वाले लहजे में कहा, और नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। ये कहकर देवराज ने अपनी काली टी शर्ट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। अंशिका ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। हे भगवान, अंशिका ने मन ही मन सोचा, ये आदमी सच में बहुत खतरनाक है। इसकी आंखों में वो खिंचाव है जो किसी भी लड़की को अपनी सुध बुध भुला दे। मुझे इससे बहुत संभल कर रहना होगा। अगर मैं जरा सी भी कमजोर पड़ी तो ये मेरा पूरा सच सामने ला देगा। अंशिका ने तेजी से अपने कपड़े बदले। उसने एक सिंपल सा पीला कुर्ता और सफेद पजामी पहनी, अपने बालों को बांधा और नीचे डाइनिंग टेबल पर आ गई। डाइनिंग टेबल पर ब्रेड, मक्खन, फल और गर्म दूध रखा हुआ था। देवराज कुर्सी पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ फाइलें देख रहा था। अंशिका चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई और सेब का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगी। तभी फार्म हाउस का पुराना केयरटेकर रामू काका अंदर आया। देवराज ने लैपटॉप बंद किया और रामू काका की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, काका, मैं अगले कुछ घंटों के लिए शहर जा रहा हूँ। अस्पताल में एक बहुत जरूरी सर्जरी है और उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग है। मुझे लौटने में शाम हो जाएगी। जी छोटे साहब, रामू काका ने सिर हिलाया। एक बात का खास ध्यान रखना, देवराज ने अपनी नजरें अंशिका के चेहरे पर टिकाते हुए कहा। फार्म हाउस का मेन गेट हर समय बंद रहेगा। अंशिका बाहर के बगीचे में भी नहीं जाएगी। इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम लाकर दोगे, लेकिन ये घर की चौखट से बाहर कदम नहीं रखेगी। क्या मेरी बात साफ है? जी साहब, बिल्कुल साफ है। मैं गेट पर ताला लगा दूंगा, रामू काका ने कहा। अंशिका ने सेब चबाते हुए मन ही मन देवराज को घूरा। तुम पहरा लगाओगे? लगा लो जितना पहरा लगाना है, मुझे रोकने वाला भी पैदा नहीं हुआ। नाश्ता खत्म करके देवराज उठा। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और अंशिका के पास आकर खड़ा हुआ। उसने अंशिका के सिर पर बहुत नरमी से अपना हाथ रखा और उसके बालों को हल्का सा सहलाया। घर में ही रहना, समझी? मैं शाम को आऊंगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की मिठाई लाऊंगा, देवराज ने कहा। उसकी आंखों में इस पल कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चिंता और अपनापन था। अंशिका ने मासूमियत से सिर हिला दिया। हाँ, जल्दी आना और बड़ी वाली चॉकलेट भी लाना। देवराज मुस्कुराया और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में उसकी कार के स्टार्ट होने और दूर जाने की आवाज आई। जैसे ही कार की आवाज पूरी तरह बंद हुई, अंशिका के चेहरे से वो सारा बचपना एक झटके से उड़ गया। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने घड़ी देखी, सुबह के 10 बज रहे थे। वकील दीनानाथ जी 12 बजे उस होटल में मेरा इंतजार करेंगे। अंशिका ने सोचा, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। मुझे किसी भी तरह इस फार्म हाउस से निकलना होगा। अंशिका तेजी से ऊपर अपने कमरे में भागी। उसने अपनी पुरानी अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से में एक से एक बैग निकाला, जिसे उसने बलराज के घर से आते समय छिपा कर रख लिया था। उस बैग में काले रंग का एक खूबसूरत फिटिंग वाला सूट, एक बड़ा धूप का चश्मा और एक बड़ा रेशमी दुपट्टा था। उसने तुरंत अपने कपड़े बदले। उसने काले रंग का सूट पहना, अपने बालों को एक जूड़े में बांधा और चेहरे पर बड़ा चश्मा लगा लिया। उसने दुपट्टे से अपना आधा चेहरा इस तरह ढक लिया कि कोई भी उसे एक नज़र में पहचान ना सके। वो अब एक अमीर, समझदार और मॉडर्न लड़की लग रही थी। उसने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। रामू काका मेन गेट के पास अपनी कुर्सी डालकर बैठे थे और गेट पर सचमुच एक बड़ा ताला लगा हुआ था। काका को हटाना पड़ेगा, अंशिका ने दिमाग दौड़ाया। वो दबे पांव नीचे आई और रसोई में गई। उसने जानबूझकर रसोई के स्लैब पर रखा एक स्टील का बड़ा बर्तन जोर से फर्श पर गिरा दिया। बर्तन गिरने की तेज आवाज पूरे फार्म हाउस में गूंज गई। अरे बाप रे, क्या गिरा? रामू काका की आवाज आई और वे घबराते हुए तेजी से रसोई की तरफ दौड़े। बिटिया रानी, तुमने कुछ गिरा दिया क्या? जैसे ही रामू काका रसोई के अंदर घुसे, अंशिका पिछले दरवाजे से बिल्ली की तरह भाग निकली। फार्म हाउस के पीछे की तरफ एक छोटी दीवार थी, जिसके पास एक बड़ा पेड़ था। अंशिका बचपन में बहुत फुर्तीली थी।
उसने बिना वक्त गंवाए पेड़ के सहारे दीवार पर चढ़ाई की और दूसरी तरफ कूद गई। वो मेन सड़क पर आ गई। सड़क पर थोड़ी दूर चलते ही उसे एक खाली टैक्सी दिखाई दी। उसने हाथ देकर टैक्सी को रोका। सिटी सेंटर होटल ग्रैंड हयात, चलो जल्दी। अंशिका ने अपनी स्वाभाविक आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा। टैक्सी तेजी से शहर की तरफ दौड़ पड़ी। कार की पिछली सीट पर बैठी अंशिका ने खिड़की के बाहर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज उसे अपने पिता की वसीयत और बलराज के सारे गुनाहों के सबूत अपने हाथ में लेने थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस होटल में वो जा रही थी वहां उसकी किस्मत उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। शहर की चौड़ी सड़कों पर टैक्सी तेजी से दौड़ रही थी। अंशिका ने अपनी कलाई की घड़ी देखी। दोपहर के 12 बजने में बस 15 मिनट बाकी थे। उसने अपनी आंखों पर लगा बड़ा काला चश्मा ठीक किया और दुपट्टे को अपने सिर और आधे चेहरे पर अच्छी तरह लपेट लिया ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। थोड़ी ही देर में टैक्सी शहर के सबसे बड़े और महंगे होटल के सामने जाकर रुकी। अंशिका ने ड्राइवर को पैसे दिए और तेज कदमों से होटल के अंदर चली गई। होटल का मेन हॉल बहुत बड़ा और शानदार था। छतों पर बड़े बड़े कांच के झूमर लटके थे और चारों तरफ धीमी धुन बज रही थी। अंशिका ने अपनी नजरें घुमाई। कोने की एक शांत टेबल पर उसके स्वर्गीय पिता के पुराने दोस्त और भरोसेमंद वकील दीनानाथ जी अकेले बैठे थे। उनके हाथ में एक भूरे रंग का बैग था। अंशिका बिना देर किए सीधे उस टेबल पर पहुंची और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंकल जी, अंशिका ने बहुत धीमी और पक्की आवाज में कहा और अपना चश्मा थोड़ा नीचे किया। दीनानाथ जी ने चौंक कर सामने देखा। अंशिका को इस तरह समझदार और पूरे होश में देखकर उनके चेहरे पर राहत की सांस आई। अंशिका बेटी, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, दीनानाथ जी ने धीरे से कहा। मुझे तो डर था कि उस लालची बलराज के पहरे से तुम कैसे निकलोगी। हमारे पास बहुत कम समय है अंकल जी, अंशिका ने कहा। बलराज को अभी भी यही लगता है कि मैं उस हादसे के बाद पागल हो चुकी बच्ची हूँ। उसने मुझे फार्म हाउस में देवराज खुराना के साथ भेज दिया ताकि मैं उसकी आंखों से दूर रहूं। लेकिन मेरे 21 साल पूरे होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। क्या सारे असली कागज तैयार हैं? दीनानाथ जी ने अपने बैग से कुछ पक्के कागज और एक छोटी काली पेन ड्राइव निकाली। ये तुम्हारे स्वर्गीय पिता की असली वसीयत है, दीनानाथ जी ने कागज अंशिका को देते हुए समझाया। इसके हिसाब से तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर पूरी कंपनी, बैंक खाते और सारी जायदाद सीधे तुम्हारे नाम हो जाएगी। और इस पेन ड्राइव में उन सभी फर्जी कंपनियों और पैसों की हेरा फेरी के पक्के सबूत हैं जो बलराज पिछले 2 सालों से कर रहा है। अंशिका ने उन कागजों को अपने पर्स में रखा और पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों में बदले की चमक थी। अब बलराज का बचना नामुमकिन है अंकल जी, अंशिका ने कहा। दीनानाथ जी ने फिक्र से पूछा, और देवराज खुराना, क्या उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है? सुना है वो बहुत तेज दिमाग का डॉक्टर है। वो हर समय मेरी जासूसी करने की कोशिश करता है, अंशिका ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन मैं उसे अपनी भनक भी नहीं लगने दूंगी। वो आज दिन भर शहर के बड़े अस्पताल में काम करने में लगा है, इसीलिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अंशिका की बात बीच में ही रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। होटल के वीआईपी गेट से देवराज खुराना अंदर आ रहा था। देवराज ने गहरे नीले रंग का बहुत महंगा कोट पैंट पहन रखा था। उसकी चाल में वही पुरानी अकड़ और रौब था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि देवराज अकेला नहीं था। उसके ठीक साथ लाल रंग के कपड़े पहने एक लंबी गोरी लड़की चल रही थी। उस लड़की के खुले बाल उसके कंधों पर थे और उसने बहुत प्यार से अपना हाथ देवराज के हाथ में डाल रखा था। वो लगातार हंस हंस कर देवराज के कान में कुछ कह रही थी। और देवराज, जो फार्म हाउस में अंशिका के सामने हमेशा गुस्से में रहता था, इस समय उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। यह देखते ही अंशिका के बदन में आग लग गई। उसके सीने में जलन और गुस्से की ऐसी लहर उठी कि उसके हाथ कांपने लगे। ये आदमी तो मुझसे कह रहा था कि वो अस्पताल में काम करने जा रहा है। अंशिका ने मन ही मन अपने दांत पीसे। उसका खून खौलने लगा
और यहाँ इस लड़की के साथ बड़े होटल में मज़े उड़ा रहा है। मेरे सामने तो बड़ा शरीफ बनता है, पास आने पर भी डाँटता है और यहाँ इस लड़की को हाथ पकड़ाए घूम रहा है। अंशिका का मन कर रहा था कि वो अभी जाए, उस लड़की के बाल खींच ले और देवराज की कॉलर पकड़कर उससे पूछे कि ये सब क्या है। अंशिका बेटी, क्या हुआ, तुम किसे देख रही हो? दीनानाथ जी ने उसका लाल चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं अंकल जी, आप तुरंत ये बैग लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाइए, अंशिका ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने अपना बड़ा चश्मा ठीक किया और दुपट्टा ऊपर खींच लिया। हमारा काम हो गया है, बाकी की बात फोन पर होगी। दीनानाथ जी तुरंत उठे और चुपचाप बाहर निकल गए। अंशिका वहीं बैठी रही, उसकी नजरें देवराज और उस लड़की पर टिकी थी। वे दोनों बीच के एक सोफे पर बैठ गए थे। वो लड़की बार बार देवराज के हाथ को छू रही थी। अंशिका से अब रहा नहीं गया। उसने अपना पर्स पकड़ा और छिपती हुई उनकी टेबल के पीछे लगे एक बड़े पौधे की आड़ में जाकर खड़ी हो गई, ताकि उनकी बातें सुन सके। देवराज, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे काम आज शाम तक खत्म हो जाएंगे, वो लड़की बहुत मीठी आवाज में कह रही थी। तुम्हारे बिना ये कभी नहीं हो पाता, चिंता मत करो राधिका, देवराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, बस मुझे आज शाम तक फार्म हाउस वापस जाना है, क्योंकि घर पर एक जरूरी काम मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, घर पर तो तुम्हारी शामत इंतजार कर रही है देवराज खुराना, अंशिका ने मन ही मन जलते हुए सोचा। तभी एक वेटर प्लेटें लेकर तेजी से उस रास्ते से निकला। वेटर से बचने के चक्कर में अंशिका का पैर नीचे बिछे कालीन के कोने में फंसा। अरे! अंशिका के मुंह से चीख निकली। उसका संतुलन बिगड़ गया, उसके हाथ से पर्स छूटा और वो सीधे नीचे फर्श की तरफ गिरने लगी। लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही एक मजबूत हाथ ने तेजी से आकर अंशिका की पतली कमर को पकड़ लिया। उस हाथ ने एक झटके में अंशिका को ऊपर खींचकर अपने सीने से चिपका लिया। अंशिका की सांसें थम गई। उसने घबराकर ऊपर देखा। सामने कोई और नहीं बल्कि देवराज खुराना खड़ा था। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। देवराज की तीखी काली आंखें सीधे अंशिका के चश्मे के पीछे देख रही थी। देवराज के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। देवराज ने अपने दूसरे हाथ से नीचे गिरा हुआ अंशिका का पर्स उठाया। उसकी मजबूत उंगलियां अभी भी अंशिका की कमर पर कसी हुई थी। देवराज थोड़ा सा झुका। उसने अपना मुंह अंशिका के कान के पास किया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अपना सामान संभाल कर रखिए मैडम, और किसी का पीछा करने और जासूसी करने का हुनर थोड़ा और सीखिए, क्योंकि आपकी खुशबू दूर से ही पहचानी जाती है। अंशिका का पूरा शरीर डर और शर्म के मारे ठंडा पड़ गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा देवराज सब सुन रहा है। वो समझ गई कि देवराज को सब पता चल चुका है। अंशिका ने पूरी ताकत से देवराज के सीने पर धक्का दिया, झटके से अपना पर्स छीना और बिना मुड़े लाउंज के मेन दरवाजे की तरफ तेजी से भाग निकली। तभी खड़ा पीछे देवराज अपनी जेब में हाथ डाले भागते हुए अंशिका को देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। होटल से बाहर निकलकर अंशिका ने पहली खाली टैक्सी पकड़ी और फार्म हाउस की तरफ निकल गई। उसके दिल में देवराज की उस दूसरी लड़की के लिए जलन की आग जल रही थी और मन में ये डर था कि आज शाम जब देवराज लौटेगा तो वो क्या करेगी। टैक्सी से उतरकर अंशिका सीधे फार्म हाउस के पीछे वाली दीवार के पास पहुंची। उसने चारों तरफ देखा, सब शांत था। उसने अपने काले सूट और दुपट्टे को संभाला और उसी पेड़ की टहनी के सहारे फुर्ती से दीवार फांदकर अंदर कूद गई। वो दबे कदमों से पीछे के दरवाजे से होते हुए सीधे ऊपर अपने कमरे में पहुंची। कमरे में आते ही उसने राहत की सांस ली और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने तुरंत अपने पिता के कागजात और वो पेन ड्राइव अलमारी के सबसे नीचे वाले गुप्त हिस्से में छिपा दी। इसके बाद उसने जल्दी से वो काला सूट उतारा और वापस वहीं पीला कुर्ता और सफेद पजामी पहन ली। उसने अपने बालों को खोलकर चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़का ताकि किसी को जरा भी शक न हो, पर उसका दिल अब भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। होटल में जो कुछ हुआ वो दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। देवराज ने मुझे पहचान लिया था। उसने मेरी कमर पकड़कर सीधे मेरे कान में कहा था कि जासूसी करना थोड़ा और सीखो। अंशिका ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखे। उसके गाल शर्म और घबराहट से जल रहे थे, लेकिन घबराहट से भी ज्यादा उसके अंदर जलन की भयंकर आग लगी हुई थी।
उस लाल कपड़ों वाली लड़की का चेहरा, उसका देवराज के हाथ पर हाथ रखना और देवराज का उस पर मुस्कुराना, ये सब याद आते ही अंशिका का खून खौलने लगता था। मुझसे कहता है कि घर की चौखट से बाहर मत निकालना, और खुद उस लड़की के साथ होटल में बैठकर दांत दिखा रहा था। झूठा कहीं का। अंशिका गुस्से में कमरे में चक्कर काट रही थी। शाम के 6 बजते बजते बाहर का मौसम पूरी तरह बदल गया। आसमान में काले घने बादल घिराए और भयानक आंधी चलने लगी। खिड़कियों के शीशे जोर जोर से खड़कने लगे। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा फार्म हाउस कांप रहा था। तभी नीचे दरवाजा खुलने और भारी कदमों के ऊपर आने की आवाज आई। अंशिका का दिल जोर से धड़का। वो आ गया। उसने तुरंत बिस्तर पर जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसके गुस्से ने उसका साथ नहीं दिया। वो वहीं कमरे के बीचों बीच खड़ी रही। कमरे का दरवाजा खुला और देवराज अंदर आया। देवराज पूरी तरह भीगा हुआ था। उसका नीला कोट उसके हाथ में था और सफेद शर्ट पूरी तरह भीगकर उसके चौड़े सीने से चिपक गई थी। उसके गीले बाल उसके माथे पर बिखरे थे और पानी की बूंदें उसके गालों से नीचे टपक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, गंभीरता और गहरा खिंचाव था। उसने दरवाजा बंद किया और कोट को एक कुर्सी पर फेंक दिया। फिर उसने सीधे अंशिका की आंखों में देखा। कमरे में सिर्फ बाहर हो रही तेज बारिश का शोर था। दोनों के बीच कई पलों तक सन्नाटा छाया रहा। अंशिका ने अपने अंदर के डर को दबाया और पुराने बच्चों वाले अंदाज में रोनी सूरत बनाने की कोशिश की। आप आप आ गए, मेरे लिए मिठाई लाए। देवराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीमी पक्की चाल से चलकर सीधे अंशिका के पास आया। उसके शरीर से बारिश के ताजा पानी और उसकी अपनी खुशबू आ रही थी। वो आकर बिल्कुल अंशिका के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच केवल कुछ इंच की दूरी थी। मिठाई? देवराज की आवाज बहुत शांत लेकिन भारी थी। मिठाई तो तुम्हें होटल के लाउंज में खानी चाहिए थी अंशिका, जहां तुम बड़े ध्यान से मेरा पीछा कर रही थी। अंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें चुराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं तो दिन भर यहीं कमरे में थी। झूठ। देवराज ने अचानक आगे बढ़कर अंशिका की दोनों कलाइयों को अपने एक ही मजबूत हाथ में पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी पक्की थी कि अंशिका हिल भी नहीं पाई। देवराज ने उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से उसकी पतली कमर को घेरकर बालकनी का दरवाजा एक झटके में पूरा खोल दिया। छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? अंशिका घबराकर चिल्लाई। देवराज उसे खींचते हुए खुली बालकनी में तेज बारिश के नीचे ले आया। आसमान से गिरती मूसलाधार बारिश ने एक ही पल में दोनों को सिर से पैर तक भिगो दिया। ठंडे पानी की फुहारें अंशिका के चेहरे और बदन पर पड़ने लगी। उसका पीला कुर्ता भीगकर उसके बदन से चिपक गया। उसके लंबे काले बाल पानी से लथपथ होकर उसकी पीठ और देवराज की बाहों पर फैल गए। देवराज ने अंशिका को बालकनी की दीवार से सटा दिया। वो खुद उसके ऊपर झुक गया, जिससे बारिश का आधा पानी देवराज की चौड़ी पीठ पर गिर रहा था। अब बोलो अंशिका, देवराज ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। पानी की बूंदें देवराज की पलकों से गिरकर अंशिका के होठों को छू रही थी। कब तक ये पागलपन का मुखौटा पहनकर घूमोगी? कब तक मुझसे झूठ बोलोगी? अंशिका की आंखों में पानी और आंसू एक साथ मिल गए। दिन भर का डर, गुस्सा और जलन सब एक साथ बाहर फूट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ देवराज के मजबूत सीने पर मारे। हाँ, बोलती हूँ मैं, अंशिका पूरी ताकत से चिल्लाई। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। हाँ, मैं नाटक कर रही थी। मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल होश में हूँ। देवराज के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। मेरे माता पिता को उस बलराज ने मारा है, अंशिका रोते हुए चीख पड़ी। उसने उनकी गाड़ी को खाई में फिकवा दिया था। अगर मैं ये नाटक नहीं करती तो वो मुझे भी जान से मार देता। मैं अपने माता पिता के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए ये सब कर रही थी, और तुम तो उसी के भेजे हुए हो ना। जाओ बता दो उसे कि मैं ठीक हूँ। बुला लो पुलिस को। अंशिका की सांसें फूल रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। उसके सीने में दबी जलन भी बाहर आ गई। उसने देवराज की भीगी शर्ट की कॉलर को अपनी दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिया और गुस्से से उसकी छाती पर सिर पटक दिया।
और तुम बहुत बुरे हो देवराज खुराना। मुझसे कहा कि अस्पताल जा रहे हो और वहाँ उस लाल कपड़ों वाली लड़की के साथ होटल में हँस हँस कर बातें कर रहे थे। उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था? तुम उसके इतने पास क्यों बैठे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम्हें उसके साथ देखकर, बहुत जलन हो रही थी। अंशिका की ये बात सुनते ही देवराज की आंखों में एक गहरा बेकाबू भाव उमड़ आया। उसके चेहरे की सारी शक्ति एक पल में पिघल गई। देवराज को समझ आ गया कि अंशिका ना सिर्फ सच बोल चुकी है, बल्कि वो दिल ही दिल में उसे अपना मान चुकी है और उस पर पूरा हक जता रही है। देवराज ने बिना कुछ कहे अंशिका के दोनों गालों को अपने बड़े हाथों में थाम लिया। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। अंशिका। देवराज की आवाज में बेइंतहा अपनापन था। इससे पहले कि अंशिका कुछ और बोल पाती, देवराज ने अपने होंठ सीधे अंशिका के भीगे कांपते हुए गुलाबी होठों पर रख दिया। बारिश की तेज गिरती बूंदों के बीच ये मिलन बहुत गहरा और तेज था। देवराज की बाहें अंशिका की कमर के चारों तरफ कस गईं। उसने अंशिका को उठाकर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। अंशिका का सारा गुस्सा, सारा विरोध और सारी थकान पल भर में गायब हो गई। उसके हाथ देवराज के गीले बालों में उलझ गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी तरह देवराज के हवाले हो गई। काफी देर बाद जब देवराज ने धीरे से अपने होंठ हटाए, दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी। देवराज ने अपना माथा अंशिका के माथे से टिका दिया। पागल लड़की। देवराज ने बहुत प्यार से अंशिका की भीगी पलकों को चूमा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा या मैं बलराज का साथ दूंगा? अंशिका ने हैरानी से अपनी भीगी आंखें खोली। मतलब? मुझे पहले दिन से पता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी उंगलियां अंशिका के चेहरे से भीगे बाल हटा रही थी। तुम रात को नींद में अपने माता पिता का नाम लेकर रोती थी। तुम्हारी आंखों में मैंने पहले दिन ही बदले की आग देख ली थी और मैं खुद तुम्हारे पिता की मौत की पड़ताल कर रहा था, क्योंकि मेरे पिता और तुम्हारे पिता बहुत पक्के दोस्त थे। अंशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। और तुम मेरे साथ थे हमेशा से। देवराज ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। और वो लड़की राधिका, वो मेरी कानूनी सलाहकार है। हम दोनों मिलकर बलराज के खिलाफ पुलिस के बड़े अफसरों के साथ मिलकर पक्के कानूनी कागजात और वारंट तैयार कर रहे थे। आज उसने मुझे वे सारे कागजात सौंपे हैं। ये सुनकर अंशिका के दिल का सारा बोझ उतर गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपना पूरा चेहरा देवराज के सीने में छिपा लिया और दोनों हाथों से उसकी पीठ को कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, अंशिका ने सुबकते हुए कहा। अब कभी मुझसे कुछ मत छिपाना। देवराज ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बालकनी से अंदर कमरे में ले आया। उसने अंशिका को बहुत नरमी से बिस्तर पर बिठाया और उसके सिर पर तौलिया डालकर उसके बालों को सुखाने लगा। कल तुम्हारा जन्मदिन है अंशिका, देवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। कल तुम 21 साल की हो जाओगी और कल ही उस बलराज के सारे बुरे कामों का अंत होगा। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। अंशिका ने देवराज का हाथ पकड़कर अपने गाल से लगा लिया। उस रात बाहर का तूफान शांत हो चुका था और कमरे के अंदर दो सच्चे दिल एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह बंध चुके थे। अगली सुबह का सूरज नई उम्मीदों की किरणें लेकर आया। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी और पहाड़ों के पीछे से सुनहरी धूप फार्म हाउस की खिड़कियों पर चमक रही थी। अंशिका की आंख खुली तो उसने खुद को देवराज की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। देवराज का एक हाथ उसकी कमर पर था और उसका चेहरा अंशिका के बालों के बिल्कुल पास था। अंशिका के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। आज उसका 21वां जन्मदिन था। वो दिन जिसका इंतजार उसने पिछले 2 सालों से एक एक पल गिनकर किया था। आज वो कानूनी रूप से अपने स्वर्गीय बाप की पूरी जायदाद की अकेली मालकिन बनने जा रही थी। अंशिका ने बहुत धीरे से अपनी उंगलियों से देवराज के माथे पर बिखरे बालों को पीछे किया। देवराज की आंखें तुरंत खुल गई। उसकी गहरी आंखों में अंशिका को देखते ही एक अनोखी चमक आ गई। उसने अपनी पकड़ थोड़ी और कसी और अंशिका को अपने सीने से पूरी तरह सटा लिया। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो अंशिका, देवराज ने अपनी भारी और प्यार भरी आवाज में कहा। उसने झुककर अंशिका के माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। अंशिका का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। धन्यवाद देवराज, आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी 2 साल की ये कठिन तपस्या पूरी होने जा रही है।
आज का दिन केवल तुम्हारी जीत का नहीं बल्कि तुम्हारे माता पिता के हत्यारे बलराज के अंत का दिन है। देवराज ने उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ संकल्प था। मैं शहर के पुलिस कमिश्नर और वकीलों की टीम के साथ बैंक जा रहा हूँ। दीनानाथ अंकल भी अपने कागजात लेकर वहीं पहुंच रहे हैं। जैसे ही कागज पूरे होंगे हम वारंट लेकर सीधे बलराज के दफ्तर पर छापा मारेंगे। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अंशिका ने उठते हुए कहा। नहीं अंशिका, देवराज ने उसके दोनों कंधे पकड़कर समझाया। बलराज बहुत खतरनाक आदमी है। जब तक पुलिस बल पूरी तरह तैनात नहीं हो जाता तुम्हारा बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। तुम यहीं फार्म हाउस में मेरा इंतजार करो। मैंने बाहर सुरक्षा के लिए 2 गार्ड तैनात कर दिए हैं। मैं ठीक 2 घंटे में सब खत्म करके तुम्हें लेने आऊंगा। अंशिका ने भारी मन से सिर हिला दिया। देवराज ने अंशिका के गाल को थपथपाया, अपनी बंदूक और जरूरी फाइलें उठाई और अपनी गाड़ी से शहर की तरफ निकल गया। फार्म हाउस में पूरी तरह शांति छाई थी। अंशिका ने तैयार होकर अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, पापा आज आपकी बेटी को शक्ति देना। ठीक 11 बजे फार्म हाउस के बाहर अचानक गाड़ियों के पहरियों की चरचराने की तेज आवाज गूंजी। अंशिका चौंक गई। देवराज इतनी जल्दी तो वापस नहीं आ सकते। उसने खिड़की से नीचे झांका। नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड जमीन पर बेहोश पड़े थे और काले रंग की 3 बड़ी गाड़ियों से 10 हथियार बंद गुंडे बाहर निकल रहे थे। सबसे आगे उसका सौतेला चाचा बलराज खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बलराज को किसी तरह भनक लग गई थी कि आज अंशिका 21 साल की हो रही है और बैंक में वसीयत खुलने वाली है। वो आखिरी चाल चलने आया था। अंशिका तुरंत पीछे हटी और उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुंडी लगा पाती, दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। बलराज और उसके 4 गुंडे पिस्तौल ताने कमरे के अंदर घुस आए। अरे वाह मेरी प्यारी भतीजी, बलराज जोर जोर से हंसा। उसकी आंखों में लालच और नफरत साफ झलक रही थी। तुम्हारा ये नाटक बहुत लंबा चला अंशिका। मुझे तो लगता था कि तुम सच में दिमाग से पैदल हो चुकी हो, लेकिन तुम तो मेरे ही घर में रहकर मेरी ही जड़ें काट रही थी। अंशिका बिल्कुल नहीं डरी। उसने अपनी रीढ़ सीधी की और अपनी तीखी आंखों से बलराज को घूरा। तुमने मेरे माता पिता को मारा है बलराज। अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। देवराज पुलिस के साथ तुम्हारे सारे काले कारनामों के कागजात लेकर निकल चुके हैं। अब तुम नहीं बचोगे। उस मामूली डॉक्टर के आने से पहले ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। बलराज ने चिल्लाकर अपने गुंडों को इशारा किया, पकड़ो इसे। 2 गुंडों ने आगे बढ़कर अंशिका को पकड़ने की कोशिश की। अंशिका ने फुर्ती से पास रखा कांच का बड़ा फूलदान उठाया और एक गुंडे के सिर पर दे मारा। फूलदान टूट गया और वो गुंडा चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी पीछे से दूसरे गुंडे ने अंशिका के मुंह पर नशीली दवा से भीगा रुमाल रख दिया। अंशिका ने छटपटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दवा का असर बहुत तेज था। कुछ ही सेकंडों में उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसे गाड़ी में डालो और शहर के बाहर वाले पुराने सीमेंट कारखाने में ले चलो, बलराज ने गुर्राते हुए आदेश दिया। दूसरी तरफ शहर के बैंक में देवराज, दीनानाथ अंकल और पुलिस की खास टीम ने सभी जरूरी कागजात और डिजिटल प्रमाणों की जांच पूरी कर ली थी। अदालत ने बलराज के खिलाफ गैर जमानती वारंट और संपत्ति की जब्ती का आदेश जारी कर दिया था। देवराज ने तुरंत फार्म हाउस के लैंडलाइन पर फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल पर फोन किया, वो भी बंद आ रहा था। देवराज के सीने में एक अनजाना डर कौंध गया। कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पुलिस कमिश्नर की तरफ देखा। कमिश्नर साहब, हमें तुरंत फार्म हाउस चलना होगा। बलराज वहां पहुंच चुका है। देवराज अपनी तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ाते हुए कुछ ही मिनटों में फार्म हाउस पहुंचा। वहां का टूटा हुआ दरवाजा और बेहोश पड़े गार्ड देखकर देवराज का खून खौल उठा। कमरे के फर्श पर टूटे हुए कांच और अंशिका के दुपट्टे का एक टुकड़ा पड़ा था। देवराज ने जमीन से दुपट्टा उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपने फोन पर एक विशेष लोकेशन ट्रैकर खोला। देवराज ने पहले ही अंशिका की कलाई में जो छोटा पेंडेंट पहनाया था उसमें एक गुप्त जीपीएस चिप लगी हुई थी।
स्क्रीन पर लाल बिंदु शहर के बाहर एक पुराने वीरान सीमेंट कारखाने की तरफ इशारा कर रहा था। कमांडो टीम को पीछे आने का संकेत दीजिए कमिश्नर साहब। देवराज ने अपनी पिस्तौल लोड करते हुए ठंडी खूंखार आवाज में कहा। आज बलराज खुराना खानदान और शशिकांत जी की बेटी पर हाथ उठाने की कीमत अपनी जान देकर चुकाएगा। पुराने कारखाने के बड़े बड़े गले हॉल में अंशिका को एक लोहे के खंभे से रस्सियों के सहारे कसकर बांधा गया था। जब उसे होश आया, उसके माथे से हल्का खून बह रहा था। सामने एक पुरानी मेज पर संपत्ति के नए ट्रांसफर पेपर्स रखे थे। बलराज अपनी पिस्तौल लहराते हुए अंशिका के सामने आया। ये रहे वो कागजात जिस पर दस्तखत होते ही ये सारी दौलत मेरी हो जाएगी। बलराज ने उसके गाल पर थपकी देते हुए कहा। सीधे सीधे इस पर अपने साइन करो और अंगूठा लगाओ, वरना तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अंशिका ने अपनी पूरी ताकत से बलराज के चेहरे पर थूक दिया। मर जाऊंगी, लेकिन अपने पापा की मेहनत की एक पाई भी तुझ जैसे हत्यारे के हाथ नहीं लगने दूंगी। मेरे पति आते ही होंगे, वो तुझे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। तुम्हारा वो पति अब कभी नहीं आएगा। बलराज ने गुस्से में आकर अपनी पिस्तौल का पिछला हिस्सा अंशिका पर उठाने की कोशिश की। तभी कारखाने के मेन लोहे की दीवार को चीरती हुई देवराज की भारी गाड़ी जोरदार धमाके के साथ अंदर घुस आई। गाड़ी से धूल का गुब्बार उठा। गुंडे संभल पाते इससे पहले ही गाड़ी का दरवाजा खुला और देवराज एक गरजते हुए शेर की तरह बाहर निकला। उसकी आंखों में केवल मौत और बदले की आग थी। दो गुंडे बंदूक तानकर उसकी तरफ दौड़े। देवराज ने एक ही पल में पहले गुंडे का हाथ मरोड़कर उसकी कलाई तोड़ दी और उसकी पिस्तौल छीनकर दूसरे गुंडे के पैर में गोली मार दी। दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। देवराज बिना रुके सीधे बलराज की तरफ बढ़ा। बलराज ने घबराकर अपनी पिस्तौल अंशिका की कनपटी पर सटा दी। रुक जा देवराज, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। देवराज के कदम रुक गए। उसकी आंखें सीधे बलराज की कांपती उंगलियों पर थी। बलराज, तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाकर अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। देवराज की आवाज इतनी शांत और भयानक थी कि पूरे कारखाने में सन्नाटा छा गया। तभी अंशिका ने मौका देखा। उसने अपने बंधे हुए दोनों पैरों को पूरी ताकत से पीछे खींचा और बलराज के घुटने पर जोरदार लात मारी। बलराज का संतुलन बिगड़ा और उसकी पिस्तौल हाथ से छूट गई। उसी एक सेकंड में देवराज ने छलांग लगाई। उसने बलराज का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठाकर सीधे लोहे के ड्रमों पर पटक दिया। देवराज ने बलराज के चेहरे पर एक के बाद एक इतने भारी मुक्के बरसाए कि बलराज की नाक और मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और रहम की भीख मांगने लगा। ये मेरे पापा के साथ धोखे के लिए। देवराज ने एक और जोरदार घूंसा मारा। और ये अंशिका के माता पिता की हत्या के लिए। देवराज ने उसे उठाकर जमीन पर पटका। तभी पुलिस और कमांडो दस्ते ने पूरे कारखाने को घेर लिया। कमिश्नर ने आगे बढ़कर बाकी सभी गुंडों को हथकड़ी पहनाई। देवराज ने तुरंत दौड़कर अंशिका की रस्सियां खोली। जैसे ही रस्सियां खुली, अंशिका बिना एक पल गमाए सीधे देवराज के सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। देवराज ने उसे अपनी दोनों बाहों में कसकर उठा लिया और उसके सिर को चूमते हुए बोला, शांत हो जाओ अंशिका, सब खत्म हो गया, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। पुलिस बलराज को घसीटते हुए ले गई, जो खून से लथपथ होकर चिल्ला रहा था। फार्म हाउस के शांत कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर ठंडी हवा के झोंके खिड़की के पर्दों को हौले से हिला रहे थे। अंशिका बिस्तर पर बैठी थी और उसके माथे पर हल्की पट्टी बंधी थी। देवराज दवा हाथ में लिए उसके सामने खड़ा था। उसकी नजरें अंशिका के मासूम चेहरे पर टिकी थी। उसने आगे बढ़कर दवा पास की मेज पर रखी और अंशिका के ठीक सामने बिस्तर के किनारे बैठ गया। देवराज ने बहुत नरमी से अंशिका की ठोड़ी को ऊपर अपनी उंगलियों में थामा और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में इस समय कोई शक्ति नहीं थी, बल्कि सिर्फ बेपनाह प्यार और चिंता तैर रही थी। अभी भी दर्द हो रहा है? देवराज ने बहुत धीमी और भारी आवाज में पूछा। उसकी उंगलियां अंशिका के गाल को प्यार से सहला रही थी। अंशिका ने अपनी पलकें उठाई और सीधे देवराज की आंखों में देखा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और देवराज की चौड़ी हथेली पर रख दिया। जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता, अंशिका ने धीमी मुस्कान के साथ कहा।
देवराज के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। उसने आगे झुककर अंशिका को अपनी दोनों बाहों के मजबूत घेरे में ले लिया। उसने अंशिका के माथे की पट्टी के ठीक नीचे अपने होंठ रख दिए। उस छुअन से अंशिका के पूरे शरीर में मीठी सी सिहरन दौड़ गई। उसने अपने दोनों हाथ देवराज के गले में डाल दिए और पूरी तरह उसके चौड़े सीने से सिमट गई। आज अदालत ने बलराज को उम्र कैद की पक्की सजा सुना दी है। देवराज ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पापा की पूरी जायदाद अब कानूनी रूप से तुम्हारे नाम हो चुकी है। तुम्हारा बदला पूरा हुआ अंशिका। अंशिका ने अपना सिर थोड़ा पीछे किया और देवराज के चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया। मैंने वो सारी जायदाद अनाथ बच्चों के ट्रस्ट और अस्पताल के नाम कर दी है। अंशिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे अनमोल सिर्फ आप हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। देवराज की आंखें प्यार से भर आई। उसने अपनी पकड़ अंशिका की कमर पर और कस ली। उसने अंशिका को थोड़ा ऊपर उठाया जिससे दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो अंशिका, देवराज ने बहुत गहराई से कहा। अब से तुम्हारी जिंदगी की हर खुशी और हर धड़कन सिर्फ मेरी है। देवराज ने झुककर अंशिका के कांपते हुए गुलाबी होठों को अपने होठों के घेरे में ले लिया। अंशिका पीछे हटने लगी, लेकिन देवराज ने पलक झपकते ही अपना दूसरा हाथ अंशिका की पतली नाजुक कमर के पीछे डाल दिया। उसने अपनी मजबूत पकड़ से अंशिका को अपनी तरफ खींचा और एक ही झटके में उसे अपने नंगे गर्म सीने से चिपका लिया। आह! अंशिका के मुंह से एक धीमी सी सिसकी निकल गई। उसने दोनों हाथ खुद ब खुद देवराज के चौड़े भीगे कंधों पर टिक गए। देवराज के सीने की तेज धड़कनें अंशिका के सीने से सीधे टकरा रही थी। दोनों के बीच एक धागे के बराबर भी दूरी नहीं बची थी। कमरे की सारी दूरियां और शिकायतें एक पल में मिट गई। अंशिका ने अपनी आंखें मूंद ली और खुद को पूरी तरह देवराज के हवाले कर दिया। अतीत के सारे दर्द और डर पीछे छूट चुके थे। उस शांत रात में दो सच्चे दिल हमेशा के लिए एक अटूट और पवित्र रिश्ते में बंध गए। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांटिक नॉवेल के साथ।